नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। इस सेशन का शुरुआत ये टारगेट के साथ कर रहा हूं कि आपका 70 में 70 सही करके आएंगे। परीक्षा हाल में आपका 70 में 70 सही होगा। इस आधार पे इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। चलिए भाई, ये मॉडल पेपर है। वार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक रहेगा 70 का। पूर्णांक 70 रहेगा। समय 3 घंटे 15 मिनट। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान वार्षिक परीक्षा मॉडल पेपर। चलिए अब प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 1, लोकतंत्र में सत्ता की डोर किसके हाथों में रहती है? लोकतंत्र में सत्ता की डोर किसके हाथों में रहती है? संसद के हाथ में रहती है, या न्यायपालिका के हाथ में, या जनता के हाथ में, या विधायिका के हाथ में? लोकतंत्र में सत्ता की डोर किसके हाथों में रहती है? और इस सेशन को भाई अधिक से अधिक शेयर कर दें। सेशन को शेयर करें और अपने दोस्तों से बोलें ये सेशन देखें। हाई स्कूल में टारगेट रखा गया है 70 में 70 प्रश्न लाने का। 70 में 70 नंबर लाना है आपको। मेहनत हमारी, रिजल्ट आपका। तो चलिए शेयर करें, और जो पहली बार सेशन को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें। तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप भी अच्छे अंक लाने के लिए मेहनत करें ताकि हमें भी खुशी हो। तो लोकतंत्र में सत्ता की डोर किसके हाथों में रहती है? संसद, न्यायपालिका, जनता या विधायिका के हाथ में? तो लोकतंत्र में सत्ता की डोर जनता के हाथ में रहती है भाई, जनता के हाथ में। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। ये 1952 में प्रारंभ हुआ, या 1953 में, या 1954 में, या 1955 में? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? प्रश्न नंबर 2 का उत्तर दें। 1952, 1953, 1954, 1955। तो अमेरिका में नागरिक संरक्षण अधिकार आंदोलन 1954 में प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 3, जल युद्ध का संबंध किस देश से है? जल युद्ध का संबंध किस देश से है? बोलिविया से है, या नेपाल से है, या श्रीलंका से है, या लेबनान से है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देने का प्रयास करें। जल युद्ध का संबंध किस देश से है? बोलिविया, नेपाल, श्रीलंका, लेबनान। और सेशन के लास्ट में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। और कमेंट के माध्यम से जो प्रश्न की जानकारी लेना चाहें वो कमेंट द्वारा हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए भाई, जल युद्ध का संबंध किस देश से है? तो जल युद्ध का संबंध बोलिविया से है भाई, बोलिविया। प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से संकटग्रस्त जीव कौन सा है?
निम्न में से संकटग्रस्त जीव कौन सा है? हिरण है या गैंडा है या कबूतर है या हाथी है? प्रश्न नंबर 4, निम्न में से संकटग्रस्त जीव कौन सा है, ये आप बताएं। तो संकटग्रस्त जीव में कौन सा जीव आएगा? हिरण। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। मुंबई हाई का संबंध किससे है? मुंबई हाई का संबंध किससे है? मुंबई हाई का संबंध बंदरगाह से है या मुंबई हाई का संबंध पर्यटन स्थल से है या मुंबई हाई का संबंध पर्वतीय शिखर से है या मुंबई हाई का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देने का प्रयास करें। मुंबई हाई का संबंध किससे है? बंदरगाह से, पर्यटन स्थल से, पर्वतीय शिखर से, खनिज तेल से? उत्तर बताने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 5, तो मुंबई हाई का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है। प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। मुंबई हाई का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1919 में या 1920 में या 1922 में या 1924 में? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? चलिए भाई उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 6, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया था। समाप्त कब किया? तो समाप्त किया था 1922 में। समाप्त किए थे 1922 में, प्रारंभ किया था 1920 में। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया, 1922 में समाप्त किया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7, वह प्राचीन मार्ग जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था। वह प्राचीन मार्ग जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था, ये सुएज जल मार्ग है या स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है या रेशम महामार्ग है या ट्रांस साइबेरियन मार्ग है? प्रश्न नंबर 7 का उत्तर देने का प्रयास करें। वह प्राचीन मार्ग जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था, तो उस प्राचीन मार्ग का नाम है रेशम महामार्ग। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। वह प्राचीन मार्ग जो एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ता था, वह है रेशम मार्ग भाई। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रथम विश्व युद्ध केंद्रीय शक्ति में कौन से देश थे? प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति में कौन से देश थे भाई, ये आपको बताना है। केंद्रीय शक्ति यहाँ देख लेना, मित्र राष्ट्र के संबंध में बात नहीं हो रही, केंद्रीय शक्ति के बीच में बात हो रही। तो ये जर्मनी था या हंगरी था या ऑस्ट्रिया थे या सभी थे? प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति में कौन से देश थे? तो जर्मनी था भाई, हंगरी भी था, ऑस्ट्रिया भी था। तो आपका उत्तर क्या सही होगा?
ये सभी थे केंद्रीय शक्ति में। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति में सभी देश थे। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, सभी देश थे। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9, कार्न लॉ का संबंध किस देश से था? कार्न लॉ का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था, या ब्रिटेन से था, या फ्रांस से था, या रूस से था? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। कार्न लॉ का संबंध किस देश से था? जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस? उत्तर बताने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 9, कार्न लॉ का संबंध किस देश से था? तो ये ब्रिटेन से था। कार्न लॉ का संबंध ब्रिटेन से था। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है भाई? उत्तर बताने का प्रयास करें। गोपाल कृष्ण गोखले ने ये कथन कहा था, या बाल गंगाधर तिलक ने ये कथन कहा था, या जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन कहा था, या महात्मा गांधी ने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी का? तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 2005 में, या 2006 में, या 2008 में, या 2015 में? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई है? प्रश्न नंबर 11 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई है? 2008 में भाई। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया भाई? 1973 में, या 1975 में, या 1980 में, या 1989 में? प्रश्न नंबर 12 का उत्तर देने का प्रयास करें। प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1973 में, 1975 में, 1980 में, या 1989 में? तो प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973 में भाई। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रारंभ किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 13, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थीं? काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थीं? ये क्रोध की प्रतीक थीं, या शक्ति की प्रतीक थीं, या अश्वेत शक्ति की प्रतीक थीं, या खुशी की प्रतीक थीं? प्रश्न नंबर 13, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ किसकी प्रतीक थीं? प्रश्न नंबर 13 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियाँ अश्वेत शक्ति की प्रतीक थी भाई, अश्वेत शक्ति की। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14,
रिंडर पेस्ट क्या है? रिंडर पेस्ट क्या है भाई? प्रश्न नंबर 14, रिंडर पेस्ट एक चेचक है या प्लेग की बीमारी है या पश रोग है या मलेरिया रोग है? प्रश्न नंबर 14, रिंडर पेस्ट क्या है? चेचक की बीमारी, प्लेग की बीमारी, पश रोग या मलेरिया की बीमारी? तो प्रश्न नंबर 14, रिंडर पेस्ट क्या है? ये पश रोग है भाई। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? वंदे मातरम गीत के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं या बंकिम चंद्र चटर्जी हैं या सरोजनी नायडू हैं या बाल गंगाधर तिलक? प्रश्न नंबर 15, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू या बाल गंगाधर तिलक? तो वंदे मातरम गीत के रचयिता भाई कौन हैं? उत्तर बताने का प्रयास करें। तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 16, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? चलिए भाई बताने का प्रयास करें। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 1928 में या 1927 में या 1918 में या 1931 में? साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? तो भाई ये पहुंचा था 1928 में। प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। यदि ऑप्शन में 1928 नहीं होगा तब 1927 लगा देना। पेपर में यदि ऑप्शन में 1928 नहीं होगा तब 1927 लगाना। ऐसे में जैसा प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, ऑप्शन 1928 रहेगा तो ऑप्शन 1928 ही लगाना भाई। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 17, किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है? किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है? विधानसभाओं में या लोकसभा में या राज्यसभा में या पंचायती राज संस्थाओं में? किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है? विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में या पंचायती राज संस्थाओं में? तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है पंचायती राज संस्थाओं में। प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 18, कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है भाई? चलिए प्रश्न नंबर 18 का उत्तर देने का प्रयास करें। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है या उत्तर प्रदेश में स्थित है या असम में स्थित है या उत्तराखंड में? प्रश्न नंबर 18 का उत्तर दें। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, नैनीताल जिले में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। किस जिले में? नैनीताल जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देख लें। भारत में किसे नेताजी कहा जाता है? भारत में किसे
नेताजी कहा जाता है? ये गांधी को कहा जाता है, या पटेल को, या नेहरू को, या सुभाष चंद्र बोस को? भारत में नेताजी किसे कहा जाता है? प्रश्न नंबर 19 का उत्तर दें। भारत में किसे नेताजी कहा जाता है? गांधी को, पटेल को, नेहरू को, या सुभाष चंद्र बोस को? तो भारत में नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। प्रश्न नंबर 19 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, चलिए भाई। भारत में बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 सितंबर को, या 2 अक्टूबर को, या 14 नवंबर को, या 15 अगस्त को? भारत में बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है भाई। 15 सितंबर को शिक्षक दिवस, समझिए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भाई, गांधी जयंती है, मनाई जाती है 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। 15 अगस्त को देश स्वतंत्र हुआ है, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो भारत में बाल दिवस किस दिन तिथि को मनाया जाता है? तो भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये चारों ऑप्शन, 4 प्रश्न है भाई, फिर से आप सुन लें। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, लिख लें कहीं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। इसमें 4 प्रश्न एक्स्ट्रा लिया हूँ, उसको भी सुन लीजिए। भारत में गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त को, या 26 जनवरी को, या 14 नवंबर को, या 5 सितंबर को? प्रश्न नंबर 21। ये 4 क्वेश्चन इसलिए रख दिए हैं कि आपको 1-2 बार रिपीट हो जाए वो उत्तर, तो आपको याद हो जाएंगे। भारत में गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। तो 15 अगस्त गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। तो चलिए भाई, प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखें। टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है? टूटी हुई बेड़ियां किसका प्रतीक है भाई? प्रश्न नंबर 22। ये आज़ादी मिलना या बहादुरी का प्रतीक है, या शांत की चाह का प्रतीक है, या मुकाबले की तैयारी करना है? टूटी बेड़ियां किसका प्रतीक है? आज़ादी मिलना, बहादुरी, शांत की चाह, या मुकाबले की तैयारी?
प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तो टूटी हुई बेड़िया किसका प्रतीक है? तो ये आज़ादी मिलना, आज़ादी मिलना का प्रतीक है भाई। प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 23, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली किसका प्रतीक है? तलवार पर लिपटी जैतून की डाली किसका प्रतीक है? शांत की चाह का प्रतीक है, या आज़ादी मिलने का प्रतीक है, या नए युग का सूत्रपात, या बहादुरी का प्रतीक है? प्रश्न नंबर 23 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली किसका प्रतीक है? तो शांत की चाह का प्रतीक है भाई, शांत की चाह का प्रतीक है। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 24 और इस सेशन का लास्ट प्रश्न भाई। प्रश्न नंबर 24, रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? रियो डी जनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? 1972 में, या 1992 में, या 1979 में, या 1998 में? प्रश्न नंबर 24, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बताएं भाई, उत्तर बताते रहें। ऑप्शन है 1972, 1992, 1979, 1998। तो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में हुआ था। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। इसी सेशन के साथ और आपके कम से कम 70 में 70 प्रश्न लाने के संकल्प के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल अगले सेशन में। धन्यवाद।